स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बेहद खास शो एक बार फिर से जहां पर आज फोकस होने वाला है महिलाओं के सवालों के जवाब पर, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर। इतना ही नहीं, अगर आप भी हमारा शो देख रहे हैं तो हमारे पास वो नंबर है जहां पर आप हम तक पहुंच सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। देश की आधी आबादी की बात आज विमेंस वेडनेसडे पर महिलाओं के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। महिलाएं कैसे निवेश में आगे बढ़ें, कैसे निवेश शुरू करें, हम करेंगे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा की बात। आज साइबर क्राइम जरा संभलकर में आईसीएमआर का कोविड-19 टेस्टिंग डेटा लीक पर बात करेंगे। कैसे आपका डेटा डार्क वेब पर लीक हो रहा है और कैसे अब आपके ऊपर मंडरा रही है खतरे की घंटी, जानेंगे तमाम बातें। और अपने सवाल पहुंचाइए हम तक। अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं तो 9619873567 हमारा नंबर है जिस पर अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव रहते हैं, तो खासतौर से अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो अपने सवाल जो हैं आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में सवाल डालने के बाद आप अपने डिटेल में फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की जानकारी दीजिएगा और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं हमारे शो में। और आज स्पेशली महिलाओं के लिए जो है हम ये पेशकश लेकर आए हैं जहां पर बात होने वाली है महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की। 9619873567 हमारा वो नंबर जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं और हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे शो पर। और चलिए शो की शुरुआत विमेन वेडनेसडे, आज हमारी बेहद खास पेशकश जहां पर महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग पर हमारा फोकस रहेगा और आज उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटी से जुड़ गए हैं जो आज महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हमारे साथ करेंगे। हर्ष, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और विमेंस वेडनेसडे की आज हम शुरुआत करने वाले हैं और सृष्टि महेश्वरी की हम कहाँ पहला सवाल लेंगे। और ये जो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर रही हैं, कोटक ब्लू चिप में कर रही हैं, अग्रेसिव जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है इनके पास, कोटक का मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड है, साथ ही इनके पास निफ्टी नेक्स्ट 50 है, गोल्ड ETF है, एलआईसी का कोई इनके पास यूलिप प्लान भी है। 1 साल पुराना पोर्टफोलियो है, कोई बदलाव, 20 साल तक की इनकी निवेश की योजना भी है। शायद फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं सृष्टि। देखिए कविता, इनका अगर हम टोटल करें जो महीने का इन्वेस्ट कर रही है वो 9,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए और 4,000 रुपए महीने की कर रही है एक यूलिप पॉलिसी में। तो सृष्टि, आपके लिए आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन करने का एक स्कोप है, पर्टिकुलरली अगर मैं देखूं लार्ज कैप स्कीम्स में आपके पास 2-3 लार्ज कैप फंड्स हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो आप कंसोलिडेट कर सकती हैं। तो और दूसरी बात, अगर आप यूलिप में सिर्फ इन्वेस्टमेंट रूप से देख रही हैं, हालांकि हमने हमेशा से सजेस्ट किया है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में करें। आप यूलिप या कोई भी
हर्ष यहाँ पे तकनीकी दिक्कत के चलते हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनको फोन लाइन पर हम कोशिश करेंगे इनको डायल किया जाए, लेकिन सृष्टि को ये सलाह दे रहे थे जहाँ पे ये बता रहे थे कि लार्ज कैप में थोड़ा सा ओवरलैप है और इंश्योरेंस स्कीम को लेकर थोड़ी सी जानकारी की कमी है, वरना अगर हमारे पास वो डिटेल्स होती पूरी तरह से तो हम बता पाते उनको कि कैसे उनको वो यूनिट प्लान में रुकना चाहिए या नहीं, या वो किस तरह का यूनिट प्लान है। क्या हर्ष मेरे साथ हैं? हाँ कविता, मुझे आपकी आवाज जुड़ गए हैं मेरे साथ? हाँ जी कविता, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी हर्ष, अगर आप जुड़ चुके हैं जी तो बता रहे थे आप किस तरह के यूलिप प्लान में उनके रहने की संभावना हो सकती है जिसके चलते आप उसको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं वो यूलिप प्लान। जी हाँ कविता, तो मैं यही कह रहा था कि पहली बात, इनके पोर्टफोलियो में थोड़ा कंसोलिडेशन करने का एक स्कोप है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप्स में इनके पास काफी स्कीम्स हैं। दूसरी, हमने हमेशा से सजेस्ट किया है कि कभी भी कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट मिक्स ना करें। अगर आप कंफर्टेबल है यूलिप बंद करने के लिए तो प्लीज उसे बंद करिएगा, और टोटल अगर आप 13,000 रुपए जो महीने के इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में करते हैं तो कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में अभी जहां 2,000 रुपए इन्वेस्ट करें उसकी जगह उसे बढ़ा के 4,000 कर दें। कोटक मल्टी एसेट फंड ऑफ फंड में 4,000, गोल्ड ईटीएफ में आप 1,000 रुपए कंटिन्यू करें, और यूलिप जो पॉलिसी बंद करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं उसकी जगह पे आपको एक मिड कैप फंड देता हूं, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा जिसमें मल्टी एसेट हो जाएगा, आपके पास एक फ्लेक्सी कैप होगा, आपके पास गोल्ड ईटीएफ आ जाएगा और एक मिड कैप फंड आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसके अलावा जितनी स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं प्लीज उसमें से रिडीम कर लें, और इन्हीं जो मैं अभी 4 स्कीम्स आपको बताया उसी में आप री इन्वेस्ट कर लें उसे। तो आप यहाँ पे पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप इनको रेकमेंड कर रहे हैं, कोटक का मल्टी एसेट गोल्ड ईटीएफ में डाल ही रही हैं, और निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ आपने इनको रेकमेंड कर दिया है। कोई खास वजह? हमने इनका थोड़ा सा एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं रखा है, एक केवल फ्लेक्सी कैप के जरिए ये इनको एक्सपोजर मिल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में। हर्ष, कोई खास वजह इसके पीछे? जी नहीं कविता, इनफैक्ट एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी एसेट है, एक गोल्ड ईटीएफ है, और एक मैंने मिड कैप इंट्रोड्यूस किया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मैंने इनके पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस किया है यूलिप की जगह पे, वो एक मिड कैप फंड है। तो यस, इनका जो पोर्टफोलियो है एक फ्लेक्सी कैप का है विच इज क्वाजी लार्ज कैप, ज्यादातर एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप में है। एक मल्टी एसेट फंड दिया है जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी जो एलोकेशन है वो डाइवर्सिफाइड है, वो मल्टी एसेट मल्टी कैप की तरफ फंक्शन करता है। वो आप लार्ज मिड स्मॉल किसी में से भी आपके फंड मैनेजर ले सकते हैं, और एक प्योर मिड कैप फंड भी इनके पोर्टफोलियो में जोड़ा है। सो यस, लार्ज एंड मिड कैप के बीच में हमने ज्यादातर इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन रखा है। और एक्चुअली फोन लाइन पर हमारे साथ है नहीं सृष्टि, वरना हम थोड़ा सा और डिटेल में इनके साथ बातचीत कर लेते। यूलिप प्लान इनका कौन सा है मुझे वाकई जानना था। देखिए, अगर 1 साल पुराना ही इन्वेस्टमेंट हो हर्ष, यूलिप की मैं बात कर रही हूँ, तो अभी तो निकला नहीं जा सकता, क्या निवेश रोकने की कोई संभावना? जी हाँ कविता, सो इनफैक्ट अभी जो प्रोविजंस है यूलिप पॉलिसीज के, अगर आपने यूलिप शुरू किया है, इनका मान लीजिए 1 साल हुआ है, अगर ये अभी आगे का प्रीमियम बंद कर देती है भरना तो इन्हें एक चार्ज लगेगा, एक पेनल्टी लगेगी मैक्सिमम 6,000 रुपीज तक। और ये जो उनका फंड वैल्यू अभी तक जो इकट्ठा हुआ है वो एक पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, और वहां पे इन्हें बैंक की जो सेविंग्स अकाउंट का रेट है वो हिसाब से इन्हें रिटर्न मिलेगा। मान लीजिए 2.753% के आसपास इन्हें उसका रिटर्न मिलेगा, और ये पैसे उन्हें मिलेंगे 5 साल कंप्लीट होने के बाद। तो पहले जो सिचुएशन हुआ करती थी कि भाई आप अगर 3 साल या 5 साल प्रीमियम नहीं भरते, जितना भरा पूरा फोरफिट हो जाता है, वैसा नहीं है। एक फिक्स अमाउंट की पेनल्टी लगती है, और फिर पैसा आपको 5 साल कंप्लीट होने के बाद आपके हाथ में आएंगे। तो सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है कि अभी तक जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको तुरंत हाथ में, आप सीधा उसे सरेंडर या रिडीम करके आपके हाथ में नहीं ले सकते, आपको वेट करना होगा 5 साल कंप्लीट होने का। लेकिन आगे के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप कम से कम जहां आप चाहते हैं वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो इस केस में जैसे मैंने बताया कि यूलिप की जगह पे वो अगर एक मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो वो उनके लिए बेटर होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हर्ष, आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी हाँ कविता, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ओके, अनुपमा डैश का हम सवाल लेंगे। इनको फोन लगाने की कोशिश हम कर रहे हैं, फोन लाइन पर अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड पे इनका सवाल है।
20,000 रुपये का नहीं माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 लाख का इन्होंने जो है वो निवेश करके रखा हुआ है। 5 साल के लिए ये लमसम इन्वेस्टमेंट है इनकी। फ़ोन लाइन पर क्या हमारे पास है अनुपमा? क्या हम कोशिश कर रहे हैं? चलिए, अगर फ़ोन लाइन पर आ जाएं तो बातचीत हो पाएगी हर्ष, लेकिन तब तक मेरे पास डिटेल्स की बहुत कमी है, क्योंकि दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपने केवल एक फ़ंड पे हमसे सवाल पूछा है, हम आपको बता देंगे कि डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर आपका कोई मौजूदा पोर्टफोलियो है तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको नई सिरे से रणनीति दे तो हो सकता है कि वो रेपिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाए, ओवरलैप हो जाए आपका कोई भी एक्सपोजर। तो इसीलिए एक ही फंड पर सवाल पूछने के साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की भी जानकारी दे दे तो हमारे लिए आसान होगा आपकी प्लानिंग करना। तो हर्ष, अब 2 सिनेरियो में मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें। एक तो जवाब दें ये सिनेरियो में कि इनके पास केवल एक ही फंड है, HDFC मैन्युफैक्चरिंग, जो इन्होंने ले रखा है, वहाँ पे लमसम कर रखा है, और एक सिनेरियो ये कि इनके पास और भी फंड्स है पोर्टफोलियो में जिनकी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये उसको डाइवर्सिफाई के लिए इन्होंने ये सेक्टर फंड एक लिया। तो देखिए कविता, पहले अगर हम सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग थीम की बात करें, सो HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड जिसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, बेसिकली एक थीमेटिक फंड है। और इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज अंडरटेक करती हैं। तो इसमें आपके फाइनेंशियल सर्विसेज हट गई, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं आएगा। सो एसेंशियली जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, ये थीमेटिक है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये जो मैन्युफैक्चरिंग थीम है वो काफी ब्रॉड बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि वो जैसे बैंकिंग फंड हो गया कि सिर्फ बैंक्स में पैसे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो ये ब्रॉड बेस्ड थीम है, तो उस लिहाज में इतनी दिक्कत नहीं है। सिर्फ जैसे मैंने कहा कि अगर आप फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना चाह रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग थीम में नहीं फिट आता है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स पे। तो अगर एक इन्वेस्टर ने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फंड ले रखा है, सिर्फ यही एक स्कीम इनके पोर्टफोलियो में है, तो ये सही तरीका नहीं है। पहला चीज क्या है, आपको जब आप पहली स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं एक डाइवर्सिफाइड फंड लूं, ताकि मुझे देश की सारी सेक्टर्स के अंदर में मैं इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। आप एक फोकस्ड थीम लेते हैं तो वो शायद आपके लिए फर्स्ट स्टेप के रूप में ठीक नहीं है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग पे एक और चीज बता दूं कि सरकार का आज की तारीख में, भारतीय सरकार का बहुत फोकस है, बहुत इंसेंटिव दे रही है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया गया है। सो इसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई इन्वेस्टर है जो फर्स्ट टाइम या यही उनकी एक स्कीम है, तो आप थीमेटिक फंड में नहीं डालेंगे, आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में डालेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लस दूसरे सेक्टर्स भी आपके पोर्टफोलियो में आते हैं। अब आपका सवाल था कि मान लीजिए इसके अलावा इनके पास और भी दूसरी स्कीम्स ऑलरेडी हैं, अब इसमें इन्होंने 2 लाख रुपए डाल रखा है। अज्यूम करिए कि इसके अलावा इनके पास 10 से 20 लाख रुपए का अगर पोर्टफोलियो है और इन्होंने 2 लाख रुपए इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग थीम फंड में लगा रखे, तब ठीक है, क्योंकि इनका एक्सपोजर एक थीमेटिक फंड में सिर्फ मान लीजिए 10 से 20% के आसपास है। तो अगर 10 to 20% आप एक ब्रॉड बेस्ड थीम फंड में लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये आपका एक लौता इन्वेस्टमेंट है, तब आई वुड सजेस्ट कि डाइवर्सिफाइड फंड शुरुआत करने के हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। और राइट, तो चलिए, आपने काफ़ी विस्तार से इनको जवाब तो दे ही दिया है। बाकी ये डिसाइड कर सकते हैं, अगर लंबी अवधि के लिए रुकना चाहती हैं तो फिर इस तरह के फंड में ये बने रह सकती है। बहरहाल प्रिया का हम सवाल लेंगे। सांगली में ये रहती हैं, 49 साल की इनकी उम्र है। अगले 3 साल के लिए 90,000 रुपये हर महीना ये निवेश करना चाहती हैं और उसी के लिए इनको फंड्स भी चाहिए। ओके, प्रिया के साथ और बातचीत होती तो हम समझ पाते कि इन्हें ये पैसे किस पर्पस के लिए चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के काफ़ी करीब हैं ये, और कितना रिस्क ले सकती हैं उसको लेके हमें नहीं पता। क्या सलाह होगी? तो देखिए कविता, 2 पहलुओं से हम इसे इवैल्यूएट करेंगे। पहला है कि टाइम होराइजन जितना है उसके हिसाब से हम एक प्रोडक्ट देंगे। दूसरा है कि इनकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है उसके हिसाब से दे। तो मान लीजिए 49 इयर्स की है और ये बहुत हाई रिस्क ले सकती है, लेकिन क्योंकि इनका टाइम होराइजन सिर्फ 3 साल का है, हमें इनकी रिस्क प्रोफाइल नहीं देखते हुए हमें इनका टाइम होराइजन के साथ में मैच करना होगा। और एक 49 ईयर ओल्ड एक इंसान है जिन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि मुझे 3 साल के लिए चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 1 साल के लिए चाहिए, ये नहीं कहा कि मुझे 6 साल के लिए चाहिए, 55 साल के होते हैं।
मैंने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि मुझे 3 साल के लिए चाहिए, तो अपना ये मानना ठीक होगा कि इन्हें कोई स्पेसिफिक गोल है जिसके लिए सेव कर रही है 52 की उम्र में, या 3 साल बाद इन्हें कोई लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट करना है, और जो रकम इन्वेस्ट करने की बात कर रही है वो काफी अच्छी खासी है। सो 90,000 रुपए ये महीने का इन्वेस्ट करने की बात कर रही है। अब अगर हम इनके टाइम होराइजन बेसिस पे हम एक प्रोडक्ट बनाए, इनके लिए एक पोर्टफोलियो बना के दें, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि एक हाइब्रिड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। प्योर डेट भी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अग्रेसिव टारगेट है, मतलब इन्हें 3 साल में 90,000 रुपए इन्वेस्ट करके एक राशि की जरूरत है। सो एक मॉडरेट रिस्क अगर ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ती हैं तो वो कर सकती हैं। सो 3 साल का टाइम होराइजन है तो हाइब्रिड फंड देंगे। हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में हम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड दे सकते हैं, जो पॉपुलरली बैलेंस एडवांटेज फंड कहलाता है। तो अगर ये बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करती हैं, इनका इक्विटी और डेट का एलोकेशन जो है वो मार्केट वैल्यूएशन की बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगा। तो मार्केट अगर गिरा हुआ है तो इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होगा, मार्केट अगर हाई वैल्यूएशन पे माना जाता है तो इक्विटी एक्सपोजर कम होगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा प्रोडक्ट इनके लिए होगा जिसमें ये पूरा 90,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकती है। 2 स्कीम के नाम बताता हूं जिसमें ये स्प्लिट करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। 45,000 करके 2 अलग अलग स्टाइल है इनमें जिसमें इन्वेस्ट कर सकती है। तो एक है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और एक है इडलविज बैलेंस एडवांटेज फंड। अब इन दोनों फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है वो अलग है। आईसीआईसीआई जो है वो काउंटर सिक्लिकल है और इडलविज जो है प्रो सिक्लिकल है। सो बेसिकली इनको एक मिक्सचर दिया जा रहा है जिसमें इक्विटी और डेट का एलोकेशन मार्केट की दोनों मेथोडोलॉजी को देखते हुए, सिक्लिकल एंड काउंटर सिक्लिकल को देखते हुए पोर्टफोलियो बनेगा। सो आई थिंक एक अच्छा बैलेंस होगा। एक मॉडरेट कैलकुलेटेड रिस्क है जो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रही है, और 3 साल में क्योंकि एक एग्रेसिव टारगेट है, इनका जो कॉर्पस इकट्ठा करना की जो इच्छा होगी उसमें इक्विटी थोड़ा बहुत ऐड करने की जरूरत है, जो हम डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड के जरिए हम ऐड करेंगे। राइट, चलिए यहाँ पर प्रिया को आपने ये सलाह दी है, और अगर ये थोड़ा सा अग्रेसिव होना चाहें तो आप उनको कुछ और रिकमेंडेशन दे सकते हैं इसी के हाथ। तो देखिए कविता, अगर अग्रेसिवनेस की बात कर रहे हैं तो इसमें मैंने ऑलरेडी 3 साल के टाइम होराइजन में इक्विटी का एक एलोकेशन बेस्ड फंड दिया है। सो हमने एक एग्रेशन पोर्टफोलियो में रखा है। आइडियली अगर हम बात करें, कोई हमें गोल पता नहीं क्या है, मान लीजिए अगर गोल है बच्चों की पढ़ाई की, ट्यूशन फीस या कुछ देने की, तब हम अग्रेसिव स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि फीस भरने की जो डेट होती है, जो टाइम होता है वो फिक्स होता है। आप बच्चे से ये नहीं कह सकते कि अभी मार्केट ठीक नहीं है तो अब 1 साल रुक जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई आपके कॉलेज की फीस देंगे। सो हम अग्रेसिव इन्वेस्टर की प्रोफाइल को देखते हुए नहीं बन रहे हैं, हम अग्रेसिव या कंजर्वेटिव, हम टाइम होराइजन को देखते हुए बन रहे हैं। यही इन्वेस्टर अगर 5 साल या 10 साल की बात करते तो शायद हम और अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना पाते, क्योंकि इनकी प्रोफाइल अग्रेसिव है और टाइम होराइजन भी लंबा है। इनकी प्रोफाइल भले ही अग्रेसिव हो लेकिन टाइम होराइजन शॉर्ट है, तो हमें उसे ध्यान में रखते हुए थोड़ा बहुत रिस्क जरूर लिया है, लेकिन हमें टाइम होराइजन को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बना के देना चाहिए। और राइट, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुरभि का हम सवाल लेंगे। लार्ज और मिड कैप में पिछले 9 साल से ये इन्वेस्ट कर रही हैं, और ऐसे में अब इसमें से बने रहें या निकल जाए। मेरे का इनके पास लार्ज एंड मिड कैप है, और 1,000 रुपये की SIP ये कर रही हैं। ओके, एक ही फंड पर सवाल है। तो देखिए कविता, मेरा लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है ये पहले इमर्जिंग एक ब्लू चिप फंड हुआ करता था, मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये मेरा म्यूचुअल फंड का एक ऑलमोस्ट फ्लैगशिप फंड है जिसमें करीबन 36,500 करोड़ है, और फंड हाउस का बहुत ज्यादा ध्यान है इस स्कीम पे। हो सकता है कि फंड का जो परफॉर्मेंस देख के इन्हें थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि फंड के परफॉर्मेंस क्या है, थोड़ा अप एंड डाउन होते रहते हैं। हर एक फंड का, फंड मैनेजर का, हर एक स्कीम का, हर एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल का साइकिल्स होते हैं। कभी बहुत अच्छा करते हैं, कभी एक पीरियड था जिसमें रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं जनरेट करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हमेशा ये फंड, एक फंड से निकल के दूसरे में जाते रहे। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं वो पास्ट के परफॉर्मेंस होते हैं, कि मान लीजिए हमने देखा पिछले 1 साल का रिटर्न कैसा मिल रहा है, और उसमें अगर वो टॉप फंड, टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स में नहीं है, आप उसमें से निकल जाती हो, कोई दूसरी स्कीम में जाती है जो टॉप परफॉर्मिंग दिख रहा है, लेकिन ये पास्ट डेटा है। आगे जाते हुए हो सकता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका थोड़ा डाउन टर्न आ जाए। तो आप ऐसे बार बार अगर लाइन चेंज करते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। कभी हम देखते हैं कि हम जिस लाइन में खड़े दूसरी लाइन तेज चल रही है, तो हम इसमें से निकल के उसमें चले जाते हैं, फिर वो रुक जाती है और ये वाली चलने लग जाती है। तो
ये जो स्कीम है मेरा लार्ज एंड मिड कैप, पहले जो ये मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड हुआ करता था, ये बहुत अच्छी स्कीम है। फंड परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे करेगा, ये 9 साल से इसमें बने रही हैं, तो इन्हें ये साइकिल्स ऑलरेडी देख चुके होंगी। तो मेरा सुझाव रहेगा कि इसमें बने रहें, इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छा लॉन्ग टर्म एवरेजेस चल रहा है आपका, उसे बरकरार रखें और आगे भी इसी स्कीम में इन्वेस्ट करती रहें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल भी हम लेंगे। हमारी दर्शक विद्या का सवाल है और रिटायरमेंट फंड ये जुटाना चाहती हैं अपने लिए, SWP करना चाहती हैं। टोटल टाइम पीरियड 15 साल बोल रही हैं, 23,000 पर मंथ की SIP है। इनको जो पैसे चाहिए होंगे SWP से हर महीना वो लगभग 75,000 रुपये होंगे हर्ष। और करंट पोर्टफोलियो में इनके पास इन्वेस्को इंडिया का फोकस्ड फंड है, ICICI प्रू का फ्लेक्सी कैप है, ABSL मल्टी कैप है, UTI मल्टी एसेट एलोकेशन है, बंधन स्मॉल कैप है, LIC का इंफ्रा फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, और ये इनके पोर्टफोलियो के तहत इन्होंने 23,000 रुपये की SIP इन फंड्स में कर रखी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस विद्या, सबसे पहले तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से प्लान्ड हैं। देखिए आपने बहुत समझदारी से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने देखा है कि विद्या ने अपनी हर महीने की SIP कर रखी है और 15 साल के बाद इनको SWP चाहिए, कम से कम उनमें ये जागरूकता है कि SWP के इस्तेमाल से उनको हर महीने पैसे मिल सकते हैं। लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? हर्ष, सवाल यही उठता है। तो देखिए कविता, एक दो ऑब्जर्वेशन दूंगा पहले इनके पोर्टफोलियो पे। ये काम आपने सही आइडेंटिफाई किया कि इनकी जो प्लानिंग की स्ट्रैटेजी है, इन्होंने बताया कि मुझे 23,000 रुपए हर महीने के इन्वेस्ट करने हैं, 15 साल तक इन्वेस्ट करना है, कॉर्पस बन जाएगा, उसके बाद मुझे 75,000 रुपए हर महीने के वापस चाहिए। तो आई थिंक इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, जो तरीका अपनाया है, वो बिल्कुल सही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह फुलफिल किया है। अब एक चीज जो मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, इन्होंने कहा कि 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना है, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में 2 स्कीम मुझे दिख रही है जिसमें डिविडेंड ऑप्शन है। तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल का कैपिटल विड्रॉल प्लान जो है, जो डिविडेंड पे आउट है नॉर्मली समझ लीजिए, वो ऑप्शन इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है 2 स्कीम में। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, आप वेल्थ क्रिएशन चाह रही हैं, 15 साल बाद आपको पैसे चाहिए, तो अगर आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले रही हैं, तो पैसे आपको रेगुलर इंटरवल पे अभी वापस भी आएंगे, तो आपके पास रियल वर्क कुछ भी नहीं उस पैसे करने का, आपको उसे फिर से इन्वेस्ट करना होगा। तो और दूसरी बात कि इन्होंने 23,000 रुपए के लिए करीबन 8 स्कीम्स ले रखी है पोर्टफोलियो में। तो ये इन्वेस्टमेंट ये मोस्ट सर्टेनली पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं, जो मैं इनका करके दे दूंगा। तो इसमें मैंने 5 स्कीम रखी है और ये 5 स्कीम इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही है, तो इन्हें कोई बदलाव वैसे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अमाउंट इन्हें बदलना होगा। तो ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में 5,000, ABSL मल्टी कैप में 5,000, UTI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000 और बंधन स्मॉल कैप में 3,000। तो सिर्फ ये 5 स्कीम अगर रखती है, इनका पूरा 23,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। सारी ग्रोथ ऑप्शन वाली स्कीम है, तो जो इनके पास डिविडेंड पे आउट वाली ऑप्शंस थी वो मैंने ऐसे भी ड्रॉप कर दी है इनके पोर्टफोलियो में से। और बाकी इसके अलावा जो 3 स्कीम्स में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मेरा सुझाव होगा कि आप उनमें से रिडीम कर लें और यही पैसे वापस तुरंत के तुरंत लमसम के रूप में री इन्वेस्ट कर दें उन्हीं 5 स्कीम्स में जो अभी हम आगे रिटर्न कर रहे हैं। तो आगे जाते हुए इनके पास ग्रोथ स्कीम्स हो जाएंगी, सारी डिविडेंड पे आउट वाली सारी निकल जाएंगी। दूसरी 5 स्कीम ही होगी जिसमें फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इनके पास सारे मार्केट के जो सेगमेंट्स हैं उस सब में इन्होंने अपना एक्सपोजर ले लिया। तो ये इनके लिए तरीका होगा आगे जाते हुए। और कोई फंड और आगे भी अगर इन्हें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा तो कोई और नई स्कीम जोड़ने की जरूरत नहीं है। सभी मार्केट सेगमेंट्स में से हमने इनको एक एक स्कीम दे दी है, तो इनका पूरा एक्सपोजर पूरे मार्केट के ऊपर है और कोई डुप्लीकेशन वगैरह का इन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए, तो विद्या को तो आपने ये सलाह दे दी है। मैं चाहती हूँ कि SWP को लेकर जो रणनीति अपनानी चाहिए वो अगर अब जैसे कि विद्या के केस में देखिए हर्ष 15 साल का समय है इनके पास प्लान करने में, तो इनके पास एक तो वो समय है जहाँ पे इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ग्रो भी होगा। लेकिन जब आप SWP कर लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये बात भी सुनिश्चित करना कि आपका बहुत सारा पैसा निवेशित रहेगा। अब जो निवेशित रहेगा पैसा, उसको आप डेट में रखें या उसको आप इक्विटी में रखें
ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि एक और जो है डेट में से आपके पैसे से आपको हर महीना इनकम आती रहेगी एक्सपेंसेस के लिए, तो वो एक हिस्सा हो जाएगा और दूसरा एक हिस्सा होगा जहाँ पे आपके पैसे को ग्रो करते रहना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए, उसकी प्लानिंग कैसे हो? ये देखिए कविता, हम ऑप्शन 1 देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ये इक्विटी फंड्स में एसआईपी करनी है अगले 15 साल तक। और इक्विटी फंड में इन्होंने 15 साल का एवरेज करते हुए मान लीजिए 60 की उम्र तक पहुंच गई, क्योंकि हम रिटायरमेंट की बात करें, एग्जाम्पल 60 का लेते हैं। तो आप 15 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते करते एवरेजिंग करते हुए आप 60 साल की उम्र में एक कॉर्पस इकट्ठा कर ली। अब आपके पास दो चॉइस है कि आप उस समय ये पूरा का पूरा इक्विटी में से निकाल के डेट फंड में कन्वर्ट करें और वहां से एसडब्ल्यूपी शुरू करें, या दूसरा ऑप्शन है कि आप इक्विटी में बने हैं, आपने इकट्ठा किया है पैसा, उसी में वही छोड़ दें उसको और इक्विटी फंड में से ही एसडब्ल्यूपी करते रहें। अब दोनों तरीके इंडिविजुअल पर डिपेंड करते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपने 15 साल तक इक्विटी मार्केट को एवरेज करते हुए इकट्ठा किए कॉर्पस, तो आप उसे इक्विटी फंड में रहने दें और इक्विटी फंड में से ही आप एसडब्ल्यूपी करें, क्योंकि 15 साल का एवरेज आपका इतना अच्छा होगा कि अगर मार्केट 10-20% गिर भी गया तो भी आप लॉस में नहीं जाएंगे। तो अगर वैसी सिचुएशन है और आपको कैपिटल ग्रो भी करना है पोस्ट रिटायरमेंट, तो इक्विटी में बने रहना जरूरी है। इससे बेटर क्या हुआ कि मैंने 15 साल से एवरेज किया है, वही एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे मैं उसको मार्केट में रहने दे रहा हूं और वहां से मैं एसडब्ल्यूपी करते जा रहा हूं। तो ये एक तरीका है। लेकिन अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें एक बड़ी राशि 60 की उम्र में मान लीजिए 2-3 करोड़ रुपया बन गई और उन्हें ऐसा ठीक नहीं लगता कि इतना सारा रुपया मुझे इक्विटी में रखना है, क्योंकि मार्केट अगर 10-20% या 30% गिर गया तो मुझे सीधा 50-60 लाख रुपए का लॉस दिखेगा। तो अगर वो उससे कंफर्टेबल नहीं है तो वो उसे डेट में कन्वर्ट करें और डेट में से वो एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ग्रोथ जो है वो इन्फ्लेशन के बराबर या इन्फ्लेशन से थोड़ा कम ही जनरेट करेगा। तो धीरे धीरे आपका कैपिटल भी एग्जॉस्ट होने लग जाएगा। तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये हर इन्वेस्टर को खुद की रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए रखना होगा और उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, रेखा रानी का मैं सवाल लूँगी और 10 साल में 50 लाख रुपए इनको चाहिए और 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ एसआईपी निपॉन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 5,000 कर रही हैं, एसबीआई के मल्टी कैप में 5,000 कर रही हैं और 50 लाख रुपए चाहिए इनको 10 साल में। तो देखिए कविता, एसबीआई मल्टी कैप फंड कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें 5,000 इन्वेस्ट कर सकती है। अगर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत कॉन्शियसली सोच के लिया है कि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इन्हें इन्वेस्ट करके इन्वेस्ट करना है, अगर उन्होंने बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लिया है, तब तो निपॉन इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ठीक है। लेकिन आइडियली हमने रिटेल इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो एक एक सेक्टर को ट्रैक नहीं कर सकते। ये मैं जेनरिक बात कर रहा हूं, तो हो सकता है रेखा जी उस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन अमूमन 99 आउट ऑफ 100 इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो सेक्टर्स को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो उस लिहाज से अगर ये शिफ्ट करना चाहें तो एक लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। मैं इन्हें निपॉन का एक लार्ज कैप फंड दे सकता हूं ताकि इन्हें कोई कुछ नए फोलियो क्रिएट नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जिस्टिंग एसआईपी बंद करनी है। निपॉन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में स्विच कर ले और आगे की एसआईपी भी लार्ज कैप फंड में करें तो इनके लिए ज्यादा बेटर होगा। मैं लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्होंने बहुत कॉन्शियसली एक्सपोजर लिया और ये रखना चाहती है और ट्रैक करना चाहती है सेक्टर को, तो निपॉन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ठीक है। अगर सिर्फ रिटर्न्स या किसी के कहने से लिया है तब एक लार्ज कैप फंड ज्यादा बेटर होगा। चलिए, अच्छा लगता है जब महिला दर्शक जो हैं वो अपने सवाल हम तक पहुंचाती हैं और इस तरह के डिटेल सवाल जब आते हैं जहां पे एक्सपोजर हम देखते हैं सेक्टर फंड में है, ओवरऑल उनको एसडब्ल्यूपी जैसे स्ट्रैटेजीज की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। हर्ष, आज के तमाम सवालों में मुझे एक चीज़ की कमी लगी जो शायद आप हमारी विमेन इन्वेस्टर्स को समझाना चाहें, वो है कोर पोर्टफोलियो बनाना। आज बहुत सवाल एक एक फंड स्पेसिफिक आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा दर्शकों को ये बताएं या विमेन इन्वेस्टर्स को ये बताएं कि ये फंड्स तो ठीक हैं, लेकिन उससे पहले जो बेसिक इन्वेस्टमेंट होती है आपके कोर पोर्टफोलियो में, उसका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये आसान भाषा में आप समझाइए और लगे हाथों फंड्स के नाम भी बताइएगा जिनमें वो पैसे लगा सकती हैं। तो देखिए कविता, ये बहुत अच्छा टॉपिक एक्चुअली आपने छेड़ा है। जब आप इन्वेस्टमेंट अपना पोर्टफोलियो बनाती हैं
आपको ध्यान रखना है। एक एक बेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज आपको बताता हूँ। जब विमेन है तो शायद वो उससे रिलेट ज्यादा अच्छी तरह कर पाएंगी। मान लीजिए जब हम एक केक बनाते हैं तो केक में क्या होता है, एक बेस बनता है उसका, और उसके ऊपर आप आइसिंग करते हैं, उसके ऊपर आप जो भी आपके जो इंग्रेडिएंट्स डालने वो डालते हैं। तो पहले तो आपका एक बेस बनता है, वो आपके केक का एक मेन हिस्सा होता है, उसके ऊपर आइसिंग करते हैं हाँ बाकी सब चीजों के लिए। अ, तो उसी तरह जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक बेस पोर्टफोलियो बनता है और उसके ऊपर कोर पोर्टफोलियो बनेगा, कोर एंड सैटेलाइट। सो एक पहले कोर पोर्टफोलियो बनेगा जिसमें आप देश की सबसे अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। सो बेसिकली लार्ज कैप हो गई, कई हद तक मिड कैप फंड्स भी, मिड कैप की कंपनी भी आ जाती है उसमें। लेकिन एक कोर पोर्टफोलियो जो आपका होगा, जो बेस होगा, वो देश की सबसे अच्छी कंपनियों का होगा। तो वो आप मान लीजिए एसेंशियली लार्ज कैप कंपनीज हो गई, जो 100 लार्ज कैप कंपनीज है उनमें आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट 50% इन्वेस्टमेंट लगाती हैं तो वो आपका बेस या कोर पोर्टफोलियो बन गया। फिर उसके बाद आप क्या करती हैं कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, जो ग्रोथ है, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे होगा। मान लीजिए 12 से 15% के आसपास हमने इंडेक्स रिटर्न देखा, सेंसेक्स का रिटर्न हमने करीबन 14-15% आसपास देखा। तो ये आपको एक इन्फ्लेशन बीटिंग एक अच्छा रिटर्न बना के देगी। अब आप चाहते हैं कि मुझे और अच्छे रिटर्न्स भी मिले जिसके लिए मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं, तो ये आपका सैटेलाइट पोर्शन हो गया, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मुझे थोड़ा रिस्क लेना और इंक्रीमेंटल रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मुझे जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है वो 15 से 18 या 15 से 20% आसपास मिले। तो इसमें आप एलोकेशन कितना करेंगे? आप एलोकेशन ऑब्वियसली, क्योंकि कोर पोर्टफोलियो में आपने 50 से 60% डाला है, तो आप जो सैटेलाइट पोर्शन है उसमें आप बाकी का पैसा डालेंगे। तो आप मान लीजिए 40%, 30, 40 या 50% तक आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसमें आप मिड कैप जोड़ सकते हैं, आप स्मॉल कैप जोड़ सकते हैं, आप सेक्टर थीमेटिक फंड्स जोड़ सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है और उसके एवज में मैं चाहता हूं कि मेरा रिटर्न और थोड़ा ज्यादा मिले। तो ये पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड का खेल है। आप जितना कम रिस्क लेंगे उतना ही आपको रिटर्न भी उतना मॉडरेट मिलेगा, ज्यादा रिस्क लेंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलने की आशंका बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपको एक बहुत कॉन्शियसली स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्ट करना। ये नहीं कि आपने एक स्कीम पकड़ ली, दूसरी स्कीम पकड़ ली, सब कुछ जोड़ लिया अपने पोर्टफोलियो में, वैसा नहीं होगा। आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझते हुए, आप एक यूनिक इंसान है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे दोस्त ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हम उन्हें देखते हुए हम भी रिस्क लेना चालू करते हैं, लेकिन वो अलग है, उनकी सिचुएशन अलग है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग होगी, उनकी मार्केट की समझ अलग होगी। तो आप सिर्फ किसी को देख के इमिटेट करके अपना पोर्टफोलियो बनाने, वैसा ठीक नहीं होगा। अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझे, कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाए। जो बेस आपने कहा कविता, वो बेस एंड टॉपिंग अलग अलग करें और उसका महत्व समझें, उसका इंप्लीकेशन समझें। जहां तक आप स्कीम्स की बात कर रही हैं, अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी की बात करें तो उसमें फ्लेक्सी कैप भी अभी लार्ज कैप की तरह ही माना जाता है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक ऑप्शन है। आप इंडेक्स फंड्स ले सकते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, सेंसेक्स या निफ्टी फंड्स। उसमें एचडीएफसी सेंसेक्स फंड है या आईसीआईसीआई निफ्टी फंड है। आप लार्ज एंड मिड कैप फंड जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो उसमें कैनरा इमर्जिंग इक्विटी फंड आ गया, उसमें मेरा लार्ज एंड मिड कैप फंड आ गया। तो ये हो गया आपका कोर पोर्टफोलियो। सैटेलाइट साइड में आप प्योर मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड्स, सेक्टर थीमेटिक फंड्स या इंटरनेशनल इक्विटी जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। राइट, काफ़ी विस्तार से आपने बातचीत की है और इसी के साथ फ़िलहाल सवाल जवाब के सिलसिले को हम यहीं समाप्त करते हैं। हर्ष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और विमेन इन्वेस्टर्स की आज फाइनेंशियल प्लानिंग की। धन्यवाद। चलिए हम भी एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार लगातार विमेंस वेडनेसडे